चलिए दोस्तों रेडी हो जाइए। कुमार अंकित, सौरभ दास, संदीप ठाकुर, अमलेश कुमार, श्वेता मिश्रा, प्रश्न हम लोग कर रहे थे और आज इस सिलसिला को समाप्त कर देंगे। आज समाप्त हो जाएगा, लेकिन मोबाइल सब बंद कीजिए, बंद कीजिए मोबाइल। गजब स्थिति है। अभी आ रहे थे पीछे में वेब सीरीज देख रहा था खोल खोल के। ध्यान दीजिए, बार बार करें, प्रश्न याद नहीं हो रहा है। पाँच से सात वाला जो बैच था बायोलॉजी चल रहा है, उसमें आज एक दो को ट्राई किए, सब पूरा नशे में था। मतलब गंभीरता की बहुत ज्यादा कमी है। सबको लगता है कि थोड़ा बहुत कर लिए नौकरी हो जाएगा, उसके बाद पूरा जीवन आनंद में बीतेगा। अब उसको पता नहीं है कि एक से एक धुरंधर मार्केट में पहले से रेडी है, तो बिना प्रश्न रटे कुछ होने जाने वाला नहीं है। और उसमें भी जितना प्रश्न हम करा रहे हैं वो सारे प्रश्न को रटना बहुत जरूरी है। हमको पता है कई जगह केमिस्ट्री 20 क्लास में खत्म होता है, लेकिन उससे क्या होगा? आपका रिजल्ट बन जाएगा। हम पर आरोप लगाता है कि बहुत दिन तक पढ़ाता। अरे बहुत दिन तक, बहुत सिलेबस है तो बहुत दिन तक नहीं पढ़ाएगा। जीएस का सिलेबस ही लंबा, 1.5 साल से पहले कोई चांस ही नहीं है, ज्यादा लग जाएगा कम नहीं। और नौकरी करने में औसतन 2 साल लग ही जाते हैं, और 2 साल हमको 2 घंटा दे रहे हैं तो कौन बहुत का समय हमारे पीछे आप बर्बाद कर रहे हैं? क्या जल्दी करना है? 4 घंटा क्लास कर लीजिए, एक बैच ऑफलाइन एक बैच ऑनलाइन, तुरंत समाप्त हो जाएगा। 4 सब्जेक्ट एक बार में, 6 महीना के अंदर 80% सिलेबस समाप्त। अब बहुत, और उसके बाद जब देखिए मेरा क्वेश्चन नहीं संभलता है विद्यार्थी सबको, तो मार्केट में वो तो पढ़ने वालों को संभालना ही पड़ेगा। हंस के संभाले, रो के संभाले। अगर आप हमारे, क्या हुआ जी, काला चश्मा है? अच्छा, नहीं भले आई फ्लू हो गया है तो भले काला चश्मा लगे दे, वायरस नहीं फैलेगा, ठीक है। और टोपी देखिए ना, महाकाल का लगे ले, बदल लीजिए टोपी। आएगो को कौन टोपी, उस पर बुआई लिखल रहा था, नहीं ऊपर की। गजब का मतलब प्रचलन चल रहा है। कुछ समय देखे तो पेंट यहीं से, जीन्स, तो कल ये कौन कैटेगरी है जी? हाँ, जीन्स जो है कुछ लड़का देखिए जीन्स यहीं से था, और ऊपर से वो हमारे 92-98 के दशक में दादाजी जो जूता पहनते थे, वो वाला जूता चमचमाते हुए। तो हमको लगा कि हो सकता है फैमिली में कोई फैशन डिजाइनर होगा। गजब गजब का ड्रेस भी निकल रहा है आजकल। तो पूरा गंभीर बने रहिए,
और प्रश्नों को याद करते रहिए। और जीएस में तो हम पूरा आसान बना ही दिए हैं कि आप सिर्फ क्वेश्चन को याद करिए, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, केवल क्वेश्चन को याद कीजिए। आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं, क्योंकि अगला चैप्टर इससे भी ज्यादा लंबा है। लोहे की सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है। ध्यान दीजिए, आप सुनिए, बातों को सुनिए। लोहे के सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है। लोहा में जंग लगने का कारण क्या है? नमी और ऑक्सीजन। नमी का मतलब जल। तो अगर हम लोहे पर पेंट कर देते हैं तो लोहा का संपर्क वायुमंडल के ऑक्सीजन और नमी दोनों से खत्म हो जाता है और लोहा जंग लगने से बच जाता है। तो लोहे के सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने जंग लगने का यही कारण है। ऑक्सीजन और नमी, ऑक्सीजन और नमी। लोहे का शुद्ध रूप कौन है? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा सबसे शुद्धतम लोहा है, जिसमें कार्बन की मात्रा 0.1 से 0.2% होता है। सबसे शुद्धतम लोहा पिटवा लोहा है, ये बात आप जान चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं। लोहे का जस्तीकरण कर देने पर, जस्तीकरण मतलब गैल्वेनाइजेशन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो लोहे का जब हम जस्तीकरण करते हैं तो क्या करते हैं? तो जस्ता को खौला लेते हैं, जस्ता को, और उसमें लोहा डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि लोहा के ऊपर जस्ते की पतली परत बैठ जाती है। लोहे के ऊपर जब जस्ता की पतली परत बैठ गया तो अब लोहा वायु, जस्ता लोहे की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। तो अगर लोहे का आप जस्तीकरण कर दिए, लोहे के ऊपर जस्ता का परत चढ़ा दिए, तो अब लोहा के ऊपर जस्ता का परत है, तो वातावरण के ऑक्सीजन और नमी से कौन अभिक्रिया करेगा? लोहा बचा रह जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो जस्ता लोहे की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, जिससे वायु का प्रभाव जस्ता पर ही पड़ता है, लोहा पर नहीं पड़ता। निम्नलिखित में किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं है? तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले सबका फार्मूला जानना पड़ेगा। बॉक्साइट का फार्मूला होता है Al2O3 2H2O। तो बॉक्साइट में तो ऑक्सीजन है। हेमाटाइट Fe2O, इसमें भी ऑक्सीजन। ये कैल्साइट होगा, कैल्साइट। कैल्साइट टीन का अयस्क है। स्टेनस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? कैल्साइट कहते हैं। तो बॉक्साइट में भी ऑक्सीजन है, हेमाटाइट में भी ऑक्सीजन है, और ये कैल्साइट है जो टीन का अयस्क है, इसमें भी ऑक्सीजन है। तो इस मतलब आंसर क्या होगा? क्रायोलाइट Na3Al(F6). क्रायोलाइट में है ऑक्सीजन, क्रायोलाइट में है ऑक्सीजन नहीं है। तो किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं है? क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं है, बॉक्साइट में ऑक्सीजन है, हेमाटाइट में ऑक्सीजन है, कैल्साइट में ऑक्सीजन है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही? शुद्ध अवस्था में आयरन उपयोगी नहीं होता है, बिल्कुल सही है। क्यों? तो शुद्ध अवस्था में आयरन में जंग ही इतना ज्यादा लगता है कि वो कोई काम के नहीं हो सकते। किसी भी धातु में अन्य पदार्थ को मिश्रित करने पर धातु के गुण में परिवर्तन आ जाता है, बिल्कुल। किसी भी धातु में अन्य पदार्थ को मिलाने पर मिश्र धातु का निर्माण होता है, और मिश्र धातु निश्चित ही धातु के गुण में परिवर्तन ला देता है। तो बी भी सही है।
धातु में अन्य पदार्थ को मिलाकर मिश्र धातु तैयार किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। मिश्र धातु में दो या दो से अधिक धातु या एक धातु एक अधातु को मिलाते हैं, यह भी सही है। तो मतलब अब डी को क्या होना पड़ेगा, गलत होना पड़ेगा। पढ़ लेते हैं। मिश्र धातु बनाते समय धातु में केवल धातु को ही मिश्रित किया जा सकता, धातु को नहीं, यह बिल्कुल गलत है। मिश्र धातु बनाते समय अधातु को भी मिलाया जाता है। जैसे इस्पात, इस्पात में लोहा और कार्बन रहता है कि नहीं, इस्पात में लोहा और कार्बन रहता है, और आप कार्बन जानते हैं कार्बन क्या है। तो मिश्र धातुओं के अवयव अधातु भी हो सकते हैं, मिश्र धातु के अवयव अधातु भी हो सकते हैं। दो या दो से अधिक धातु अथवा एक धातु एक अधातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, या एक धातु एक अधातु के समांगी मिश्रण को भी क्या कहते हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर मिश्र धातु का एक अवयव पारा है तो इसे अम्लगम कहते हैं। बिल्कुल सही है। पारा आप जानते हैं कि एक लिक्विड धातु है, पारा एक लिक्विड धातु है, और पारा एक ऐसा लिक्विड धातु है जिसमें सारे धातु घुल जाते हैं, अपवाद है लोहा। पारा अपने में सभी धातुओं को घुला सकता है, केवल लोहा को छोड़कर। तो पारा में मान लीजिए जस्ता डाल दिए, सीसा डाल दिए, सोडियम डाल दिए, तो वो पारा में घुल जाता है। और जब कोई धातु पारा में घुल जाता है तो उस घोल को हम क्या कहते हैं, अम्लगम कहते हैं। बस याद रखना है कि पारा में लोहा नहीं घुलता है, इसलिए पारा को जो स्टोर किया जाता है वो लोहे के बर्तन में ही स्टोर किया जाता है। तो यह बिल्कुल सही है कि अगर मिश्र धातु का एक अवयव पारा है तो उसे हम अम्लगम कहते हैं, उसे हम अम्लगम कहते हैं। दूसरा, शुद्ध धातु अथवा अवयवी धातु के तुलना में मिश्र धातु की विद्युत चालकता कम होती है। शुद्ध धातु अथवा अवयवी धातु के तुलना में मिश्र धातु की विद्युत चालकता कम होती है। बिल्कुल सही है। मिश्र धातु हम डिटेल में पढ़ाए हुए हैं कि जब धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित करते हैं तो उसकी विद्युत चालकता, उसकी आघात वर्धनीयता, उसकी तन्यता, उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, कठोरता बढ़ जाता है, उपयोगिता बढ़ जाता है, संचारण प्रतिरोधी हो जाते। तो जब धातुओं को मिलाकर या धातु अधातु को मिलाकर मिश्र धातु तैयार करते हैं तो मिश्र धातु का आघात वर्धनीयता, तन्यता वो कम हो जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो कम हो जाते हैं, विद्युत चालकता, उष्मीय चालकता वो कम हो जाती है। बढ़ता क्या है, उपयोगिता बढ़ जाती है, संचारण प्रतिरोधी हो जाते हैं, कठोरता, मजबूती बढ़ जाती है। तो ये सही है। कभी कभी मिश्र धातु का गलनांक इसके अवयवी धातु के गलनांक से भी कम होता है। बिल्कुल सही। तीनों का तीनों कथन क्या है, तीनों का तीनों कथन क्या है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। शुद्ध गोल्ड यानी शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जो अत्यंत मृदु होता है, जिसके कारण इससे आभूषण नहीं बनाए जा सकते। बिल्कुल सही। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और यह इतना मुलायम होता है कि इसे कागज की तरह फाड़ सकते, तो उससे आभूषण बनेगा नहीं बनेगा। सही है। पहले गोल्ड को कठोर बनाने के लिए सिल्वर अथवा कॉपर के साथ इसका मिश्र धातु बनाया जाता है। बिल्कुल सही है। भारतवर्ष में सामान्यतः गहनों एवं आभूषणों के निर्माण के लिए 22 कैरेट गोल्ड का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तीनों का तीनों कथन क्या है, सही है। तीनों का तीनों कथन क्या है। मिश्र धातु की आघात वर्धनीयता तथा तन्यता उसके धातु की तुलना में क्या होती है, कठोरता अधिक होती है, उपयोगिता, संचारण प्रतिरोधी अधिक होता है, रिएक्टिविटी कम होता है, कम होता है। मिश्र धातु का द्रव्यमान, यहां द्रव्यमान होगा, मिश्र धातु का द्रव्यमान तथा विद्युत चालकता
उसके अवयवी धातु के तुलना में क्या होता है? कम होता है। मिश्र धातुओं की द्रव्यमान तथा विद्युत चालकता उसके अवयवी धातु के तुलना में कम होता है। धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित कर देने पर उसकी गुणवत्ता एवं मजबूती बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कथन है। मिश्र धातु संचारण अवरोधक होते हैं, मतलब कम कोरोजन होता है उसमें। बिल्कुल सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। दोनों कथन सही है। कौन एक मिश्र धातु नहीं है? जिंक। जिंक धातु है। यह मिश्र धातु पित्तल मिश्र धातु है, कांसा मिश्र धातु है, इस्पात मिश्र धातु है, लेकिन जिंक हमारा धातु है। जिंक धातु है। इस्पात किसका मिश्र धातु है? लोहा तथा कार्बन का है। इस्पात लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है। लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस्पात में कार्बन का अंश या ढलवा होगा। ढलवा लोहा एवं पिटवा लोहा के मध्य होता है। बिल्कुल सही है। इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.1 से लेकर 1.5% होता है। ढलवा लोहा में इससे ज्यादा होता है, पिटवा लोहा में इससे कम होता है। तो बिल्कुल सही कथन है कि इस्पात में कार्बन का अंश ढलवा लोहा एवं पिटवा लोहा के मध्य होता है। बिल्कुल सही कथन है। और इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.1 से 1.5% होता है। दोनों कथन आपका क्या है? सही है। दोनों कथन आपका क्या है? नेक्स्ट, स्टील का उत्पादन किया जाता है बेसेमर विधि के द्वारा। हालांकि बेसेमर विधि अब काफी पुरानी विधि हो गई है, प्रायः इसका इस्तेमाल अब नहीं होता है। 336 नंबर पाइए। सीमेंटेशन विधि द्वारा पिटवे लोहों को इस बात में बदला जाता है। क्या यह सही है? सही है ना? बताए हुए हैं, सही है। सीमेंटेशन विधि के द्वारा पिटवे लोहे को इस्पात में बदला जाता है। हालांकि यह प्रक्रिया बहुत कम उपयोग में लाई जाती है, क्योंकि 90% से ज्यादा इस्पात का उत्पादन ढलवे लोहे से ही होता है। पहला कथन सही है। बेसेमर विधि द्वारा ढलवा लोहा से इस्पात बनाया जाता है। बिल्कुल सही है। बेसेमर विधि द्वारा ढलवा लोहा से इस्पात बनाया जाता है। ढलवा लोहा से अच्छी किस्म का इस्पात प्राप्त करने के लिए आजकल सबसे अधिक लिंज डोनाविच विधि का व्यवहार किया जाता है। बिल्कुल सही है। तीनों का तीनों कथन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी लोहे से इस्पात उत्पादन की सबसे आधुनिक विधि है? तो ये जो सीमेंस मार्टिन और लिंज डोना वाला है, ठीक है, सीमेंस मार्टिन और लिंज डोनाविच दोनों ही आधुनिक विधि है। और सबसे पुरानी विधि कौन है? बेसेमर विधि, ठीक है ना। सीमेंस मार्टिन विधि, लिंज डोनाविच विधि इस्पात बनाने की आधुनिक विधि है। आधुनिक विधि, और दोनों विधि में ढलवे लोहे से ही ज्यादातर इस्पात बनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? स्टील में कार्बन का अंश 0 से 1.5% के बीच में रहता है। बिल्कुल सही है। मृदु स्टील यानी कि सॉफ्ट स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1 से 0.4%, यह भी सही है। कठोर स्टील में कार्बन का अंश 0.5 से 1.5% होता है, यह भी सही है। तीनों का तीनों कथन क्या है? सही है। तीनों का तीनों कथन नेक्स्ट, कठोर स्टील को 1123 केल्विन ताप तक गर्म करने के बाद ठंडे जल से निबज्जीकरण, मतलब इस्पात को गर्म कर डायरेक्ट उसको ठंडे जल में डाल देना, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? समन कहलाता है।
पूरा गर्म कर ठंडे जल में डाल देना क्या कहलाता है? समन कहलाता है। समित इस्पात को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा होने देना क्या कहलाता है? समित इस्पात को टेम्परिंग ही किया जाता है। समित इस्पात को टेम्परिंग ही किया जाता है, हम जानते हैं। इस्पात को रक्त तप्त गर्म कर पुनः धीरे धीरे ठंडा करना क्या कहलाता है? अनिलिंग कहलाता है। इससे इस्पात और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। निम्नलिखित में कौन इस्पात अत्यंत कठोर एवं दृढ़ होता है? वो मैग्नीज इस्पात है। अत्यंत कठोर एवं मृदु जो होते हैं वो मैग्नीज इस्पात होते हैं। मैग्नीज इस्पात। हेलमेट तथा शैल संदलन यंत्र यानी रॉक क्रशिंग मशीन, पहाड़ों को तोड़ने वाला मशीन किससे बनाए जाते हैं? मैग्नीज इस्पात से, क्योंकि ये सबसे कठोरतम इस्पात है। सबसे कठोरतम इस्पात है। मैग्नीज इस्पात में मैग्नीज की प्रतिशत मात्रा 7 से 20% होता है। 7 से 20% होता है। ट्रांसफार्मर तथा विद्युत चुंबक बनाने के लिए सिलिका इस्पात। ट्रांसफार्मर और विद्युत चुंबक को अस्थायी चुंबक भी कहते हैं। विद्युत चुंबक को क्या कहते हैं? अस्थायी चुंबक भी कहते हैं। विद्युत चुंबक को अस्थायी चुंबक भी कहते हैं। विद्युत चुंबक को अस्थायी चुंबक भी कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर तथा अस्थायी चुंबक बनाने में सिलिका इस्पात का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में कौन सा इस्पात अम्ल प्रतिरोधी होता है, अतः इससे अम्लों के परिवहन एवं ढुलाई के लिए पंपों एवं पाइपों का उत्पादन किया जाता है? तो यह भी कौन है? सिलिका इस्पात। सिलिका इस्पात जो है वो अम्ल प्रतिरोधी होते हैं, यानी अम्लों का प्रभाव उस सिलिका इस्पात पर नहीं पड़ता है। अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक नर्म लोहा से, और अस्थायी चुंबक कोबाल्ट इस्पात से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? कोबाल्ट इस्पात से बनाए जाते हैं। कोबाल्ट इस्पात से बनाए जाते हैं। जंगरोधी इस्पात को तैयार करने के लिए, यानी ऐसे इस्पात जिसमें जंग ना लगे, जंगरोधी इस्पात को तैयार करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है मिलाया जाता है वो कौन है? क्रोमियम। कौन है? जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम एवं टंगस। सॉरी नहीं, क्रोमियम और निकेल। क्रोमियम और निकेल। निकेल है। क्रोमियम और निकेल। क्रोमियम और निकेल। हवाई जहाज, मोटर कार, बाइसाइकिलों के हिस्से एवं पुर्जे निम्नलिखित में किस इस्पात से निर्मित किए जाते हैं? तो ये क्रोमियम और निकेल इस्पात। क्रोमियम और निकेल इस्पात एकदम चांदी की तरह सफेद होते हैं यह इस्पात। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाए जाते हैं? मैग्नीज। लेकिन मैग्नीज 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मैग्नीज 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में किस इस्पात से उच्च वेग मशीन एवं वेधन यंत्रों का निर्माण किया जाता है? ड्रिलिंग टूल्स का निर्माण किया जाता है। वो टंगस्टन इस्पात है। कौन इस्पात है? टंगस्टन इस्पात। टंगस्टन इस्पात से ही उच्च वेग मशीन, ड्रिलिंग टूल्स का निर्माण किया जाता है। टंगस्टन इस्पात। इस्पात में निकेल 46% उपस्थित होता है, तो उससे वैज्ञानिक उपकरण एवं यंत्र निर्मित किए जाते हैं? बिल्कुल गलत है। वैज्ञानिक उपकरण निर्मित करने वाले इस्पात में निकेल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? वैज्ञानिक उपकरण बनाने वाले इस्पात में निकेल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 36 होनी चाहिए। पहला कथन गलत है। दूसरा, इस्पात में निकेल 36% उपस्थित है, तो उससे लैंप बल्ब तथा रेडियो बल्ब बनाने वाले इस्पात में निकेल कितना रहनी चाहिए? इस तरह से आपका दोनों कथन क्या हो गया? वैज्ञानिक उपकरण बनाने वाले इस्पात में निकेल 36, लैंप बल्ब बनाने वाले इस्पात में निकेल
46 होनी चाहिए। तराजू, बीम एवं हल्के उपकरण निर्माण के लिए निम्नलिखित में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का मिश्र धातु है। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का मिश्र धातु है। यह मैग्नीशियम मिश्र धातु अत्यंत मजबूत, अत्यंत हल्का होता है। मजबूती पूरी, लेकिन यह हल्का होता है। अत्यंत शक्तिशाली एवं अत्यंत संक्षारण प्रतिरोधी कांसा, कांसा कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। कांसा कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। कांसा कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। बर्तन, स्क्रू, नट एवं बोल्ट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला पित्तल किसका मिश्र धातु है? तो पित्तल कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। पित्तल कॉपर एवं जिंक का मिश्र धातु है। कॉपर एवं जिंक का मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में कौन सा तत्व शामिल है? तो स्टेनलेस स्टील मतलब जंगरोधी इस्पात। इसमें क्रोमियम का होना तो अनिवार्य है, उसके अलावे निकेल हो सकता है, और इस्पात है तो आयरन तो होगा ही होगा। विद्युत तापी साधन के लिए, तापी घटक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। नाइक्रोम का, नाइक्रोम का। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर, कॉपर, जस्ता, निकेल। जस्ता को ही जिंक कहते हैं, जस्ता जिंक एक ही बात हुआ। कॉपर, जस्ता, निकेल। और इसका नाम देखिए जर्मन सिल्वर है। जर्मन इसलिए क्योंकि पहली बार यह कहां बनाए गए थे? जर्मनी में। पहली बार इस मिश्र धातु को जर्मनी में तैयार किया गया था, और इस मिश्र धातु का रंग हूबहू चांदी के समान। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक या जस्ता, निकेल होता है, चांदी नहीं होता है। लेकिन फिर भी इसके नाम में चांदी इसलिए लगा हुआ है कि जर्मन सिल्वर हूबहू दिखने में चांदी के तरह ही होते हैं। एक आम आदमी फर्क ही नहीं कर पाएगा कि कौन जर्मन सिल्वर है और कौन सिल्वर है। इतनी ज्यादा समानताएं होती है इसमें। रोड गोल्ड, रोड गोल्ड तांबा और एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। ये सोने के तरह दिखते हैं, इससे सस्ते आभूषण का निर्माण किया जाता है रोड गोल्ड से। जर्मन सिल्वर में कौन सा तत्व नहीं होता? जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में, फिर भी इन्हें सिल्वर क्यों कहा जाता है आप समझ रहे हैं ना? ये हूबहू दिखने में किसके समान होते हैं? सिल्वर के ही समान होते हैं। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? पित्तल, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, सही है। स्टेनलेस स्टील, लोहा और क्रोमियम का मिश्र धातु है, बिल्कुल सही है। सफेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। सफेद सोना किसको कहा जाता है? इसलिए ये गलती है। गुलाबी सोना भी मिश्र धातु है, सोना और तांबा का। कौन सा सुमेलित नहीं है? पित्तल सही है, मैग्नीशियम सही नहीं है। मैग्नीशियम में एल्युमिनियम और मैग्नीशियम रहता है। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम रहता है। मैग्नीशियम में एल्युमिनियम और मैग्नीशियम रहता है। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम रहता है। इससे तराजू बनाए जाते, तराजू बनाए जाते हैं। गन मेटल, गन मेटल में तांबा, जिंक और टीन होता है। तांबा, टीन एवं जिंक। इससे टैंक बनाए जाते हैं, तोप बनाए जाते हैं, बंदूक बनाए जाते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है? गन मेटल। सुरक्षा उपकरण या रक्षा उपकरण का निर्माण गन मेटल से किया जाता है। टैंक का बॉडी, तोप का बॉडी, बंदूक का बॉडी बनाने में व्यापक तौर पर इस्तेमाल होता है किसका? गन मेटल का। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तांबा, टीन एवं जिंक का। तांबा, टीन एवं नेक्स्ट। विद्युत यंत्र बनाने में काम आने वाला मैग्नीन, यहां पर मैग्नीज नहीं होगा, मैग्नीन होगा। अंग्रेजी नाम सही है।
मैग्नीन, मैग्नीन में कॉपर, निकेल और मैग्नीज होते हैं। मैग्नीन में कॉपर, मैग्नीज और निकेल होते हैं। कॉपर, मैग्नीज और निकेल होते हैं। कॉपर, मैग्नीज और निकेल होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहां पर हाँ देखिए, ये यहां पर मैग्नीन होगा। क्या होगा? मैग्नीन होगा। और मैग्नीन में मैग्नीशियम रहता है कि मैग्नीज रहता है? मैग्नीज रहता है। यही आपका सुमोलित नहीं है, बाकी सब सुमोलित है। मैग्नीज की जगह मैग्नीन लिखिए और मैग्नीन का कंपोनेंट कॉपर, मैग्नीज और निकेल है, लेकिन आपके ऑप्शन में मैग्नीज की जगह मैग्नीशियम दे दिया गया, इसलिए ये गलत है। एक मिश्र धातु में 90% कॉपर, 10% टीन, यानी कॉपर और टीन किसका मिश्र धातु है? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज को हिंदी में क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। कांसा कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। कांसा कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। कांसा कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा धातु अधिक मजबूत हो जाती है? तो जब हम धातु को किस में बदल देते हैं? मिश्र धातु में धातु को किस में बदल देते हैं? तो वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है। मजबूत। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? शुष्क ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आकर लोहे में जंग लग जाता नहीं। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ नमी की भी उपस्थिति अनिवार्य है। पहला कथन गलत है। वायु रहित जल में लोहे में जंग पकड़ लेता नहीं। जंग पकड़ने के लिए ऑक्सीजन और वायु, ऑक्सीजन और नमी का एक साथ उपस्थिति अनिवार्य है। बी भी गलत है। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जलवाष्प की एक साथ उपस्थिति आवश्यक है। बिल्कुल ये कथन सही है। ये कथन सही है कि लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जलवाष्प की एक साथ उपस्थिति आवश्यक है। एक साथ उपस्थिति आवश्यक है। मिश्र धातु होता क्या है? लगता है रोहित कुमार रंजन पिछला क्लास आपका छूट गया है। जो टॉपिक का क्वेश्चन चल रहा है इसका थ्योरी पहले ही हम पढ़ा चुके हैं और क्वेश्चन चल रहा है, और आज इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन वाला क्लास है। अगले क्लास से नया चैप्टर चालू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक पाइपलाइन धातु के चादरों एवं विद्युत तारों की वेल्डिंग में काम आने वाला सोल्डर टीन और सीसा का मिश्र धातु है। टीन और सीसा का मिश्र धातु है। टीन और सीसा का मिश्र धातु है। प्रेशर कुकर हवाई जहाज के ढांचा बनाने में प्रयुक्त होने वाला मिश्र धातु डुरेलुमीन में एल्युमिनियम तथा कॉपर के अलावे कौन सी अन्य धातु हल्की मात्रा में मिश्रित रहती है? तो डुरेलुमीन का मुख्य कंपोनेंट एल्युमिनियम और कॉपर है, लेकिन हल्की मात्रा में मैग्नीशियम, मैग्नीज दोनों मिला रहता है। हल्की मात्रा में मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों मिला रहता है। नेक्स्ट, मुंज मेटल तथा डच मेटल कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। बिल्कुल सही है। मुंज मेटल में भी कॉपर और जिंक और डच मेटल में भी कॉपर और जिंक, सही है। मुंज मेटल भी कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। डच मेटल भी कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है, लेकिन इन दोनों धातु का दोनों मिश्र धातु में प्रतिशत मात्रा अलग अलग होता है। मुंज मेटल में 80% कॉपर और 20% जिंक होता नहीं, गलत है। मुंज मेटल में 60% कॉपर और 40% जिंक होता है, और डच मेटल में 80% कॉपर, 80% कॉपर और 20% जिंक होता है। तो मुंज मेटल, ये भी कथन गलत है, सही है केवल एक। मुंज मेटल जो है, मुंज मेटल और डच मेटल दोनों कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है, लेकिन मुंज मेटल में कॉपर और जिंक की प्रतिशत मात्रा
60 और 40 होती है, और डच मेटल में कॉपर और जिंक की मात्रा 80 और 20 होता है, 80 और 20 होता है। रोज मेटल बिस्मथ सीसा टीन का मिश्र धातु है। रोज मेटल बिस्मथ सीसा टीन का मिश्र धातु है। बिस्मथ सीसा टीन का मिश्र धातु है। बिस्मथ सीसा टीन का मिश्र धातु है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? गन मेटल कॉपर जस्ता टीन सही है। डेल्टा मेटल कॉपर जिंक लोहा। मोनल मेटल गलती है। मोनल मेटल में कॉपर तथा निकेल रहता है। कॉपर तथा निकेल ही रहता है। मोनल मेटल कॉपर और निकेल का मिश्र धातु है। मोनल मेटल कॉपर और निकेल का मिश्र धातु है। कॉपर और निकेल का मिश्र धातु है। चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्निको। किसका? एल्निको का प्रयोग किया जाता है। चुंबक बनाने के लिए एल्निको का प्रयोग किया जाता है। एल्निको। एल्निको मिश्र धातु में लोहा निकेल एल्युमिनियम रहता है। लोहा निकेल एल्युमिनियम। एल्निको मिश्र धातु में लोहा निकेल एल्युमिनियम होता है। लोहा निकेल एल्युमिनियम। इलेक्ट्रॉन का प्रमुख धातु अवयव कौन है? मैग्नीशियम। 95% मैग्नीशियम ही रहता है। शेष क्या रहता है? कॉपर रहता है। ब्रिटेनिया मेटल मिश्र धातु है एंटीमनी तांबा और टीन का। एंटीमनी तांबा और टीन का। ब्रिटेनिया मेटल मिश्र धातु है एंटीमनी तांबा और टीन का। एंटीमनी तांबा और टीन का। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा तांबा और टीन है? पित्तल तांबा और जिंक सही है। जर्मन सिल्वर तांबा जिंक और निकेल। जर्मन सिल्वर तांबा जिंक और निकेल। यह मुद्रण धातु गलती है। मुद्रण धातु में सीसा आर्सेनिक टीन नहीं रहता है। सीसा आर्सेनिक कॉपर रहता है। फ्यूज तार जो है, फ्यूज तार जो है टीन और सीसा, इसको सोल्डर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोल्डर। फ्यूज तार टीन और सीसा के मिश्र धातु का बनाया जाता है। इन्हें सोल्डर भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टांके सोल्डर किसके मिश्र धातु है? टीन और सीसा का मिश्र धातु है। टीन और सीसा का मिश्र धातु है। सीमेंट का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? जोसेफ स्पडीन ने। सीमेंट का पता किसने लगाया सर्वप्रथम? जोसेफ स्पडीन ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीमेंट का पता सर्वप्रथम जोसेफ स्पडीन ने लगाया था। उसने उसका नाम पोर्टलैंड रखा था। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। बताए थे कि जोसेफ स्पडीन जो इंग्लैंड के थे, तो उन्होंने जब सीमेंट बनाया तो इंग्लैंड में एक खास जगह था पोर्टलैंड, और वहां पर चूना पत्थर मिलता था। तो पोर्टलैंड के चूने पत्थर से जोसेफ स्पडीन के द्वारा बनाए गए सीमेंट का कलर मिलने के कारण उन्होंने इसका नाम क्या रखा? पोर्टलैंड सीमेंट। क्या रखा? आधुनिक समय में उपयोग किया जाने वाला सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट का ही संशोधित किस्म है। बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही है। दोनों कथन सही है। सीमेंट उत्पादन हेतु कच्चे पदार्थ के रूप में चूना पत्थर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और चिकनी मिट्टी दोनों की आवश्यकता है। चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट और चिकनी मिट्टी दोनों की आवश्यकता है सीमेंट बनाने के लिए। पोर्टलैंड सीमेंट में निम्नलिखित में कौन सा एक चूना, सिलिका, एल्यूमिना और फेरिक ऑक्साइड की मात्रा का सही अनुक्रम है? तो मात्रा याद है। कैल्शियम ऑक्साइड कितना? 60 से 70%।
सिलिका जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड को कहते कितना 20 से 25%, एल्युमिनियम ऑक्साइड 5 से 10%, फेरिक ऑक्साइड 2 से, तो सबसे ज्यादा कैल्शियम ऑक्साइड, उससे कम सिलिका, उससे कम एल्युमिनियम ऑक्साइड, सबसे कम लौ ऑक्साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। सीमेंट के जो प्रमुख अवयव है उनकी प्रतिशत मात्रा दिया हुआ है, आप देख ही रहे हैं, और इस आधार पर इसका जो क्रम होगा वो आपके सामने में। नेक्स्ट, सीमेंट के संगठन में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? सर्वाधिक मात्रा कैल्शियम ऑक्साइड की होती है, 60 से 70% कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सत्य है? सीमेंट ना तो तत्व है ना ही यौगिक है, बल्कि सीमेंट क्या है? सीमेंट एक मिश्रण है। सीमेंट एक मिश्रण है। सीमेंट निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ चूना पत्थर किसका स्रोत है? तो चूना पत्थर कैल्शियम। सीमेंट बनाने में 2 कच्चे पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता था, चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी। तो चूना पत्थर जो कैल्शियम ऑक्साइड का स्रोत था, और चिकनी मिट्टी सिलिका, एल्युमिनियम ऑक्साइड और लौ ऑक्साइड का स्रोत है। सीमेंट निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ चिकनी मिट्टी प्रदान करती है। चिकनी मिट्टी सिलिका, एल्युमिनियम ऑक्साइड, लौ ऑक्साइड तीनों प्रदान करती है, ठीक है ना। चिकनी मिट्टी सिलिका, एल्युमिनियम ऑक्साइड, लौ ऑक्साइड तीनों प्रदान करता है। सीमेंट निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी द्रव्यमान के अनुसार किस अनुपात के लिए, किस अनुपात में लिए जाते हैं? तो 3 अनुपात 3 भाग चूना पत्थर 1 भाग चिकनी मिट्टी, 3 भाग चूना पत्थर 1 भाग चिकनी मिट्टी। सीमेंट एक प्रकार के मिश्रण है जिसके संगठन में उपस्थित रहते हैं। तो सीमेंट में डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम तीनों रहता है। सीमेंट के भट्टी में चिकनी मिट्टी चूना पत्थर रिएक्शन करके इन्हीं 3 कंपाउंड का निर्माण करता है, और इसी का मिश्रण है सीमेंट। सीमेंट में जिप्सम मिलाने का प्रयोजन यह है कि सीमेंट को शीघ्र जमने की प्रक्रिया को निलंबित करना, मतलब देरी करना। सीमेंट में जल मिलाने पर तेज गति से जम जाती है, ठोस बन जाती है, इसलिए सीमेंट की उपयोगिता बढ़ाया जाए, इसके लिए उसमें थोड़ा जिप्सम मिलाया जाता है। चूना लेप यानी मोटार, मोटार किसका मिश्रण है? सीमेंट और बालू का। मोटार किसका मिश्रण है? सीमेंट और बालू का मिश्रण है। ईंट एवं पाषाण खंड, पाषाण खंड का मतलब पत्थर, पाषाण खंड का मतलब ईंट एवं पाषाण खंडों को जोड़ने के लिए सीमेंट तथा बालू से तैयार किया गया मिश्रण को क्या कहते हैं? सीमेंट तथा बालू से तैयार किया गया मिश्रण क्या कहलाता है? मोटार कहलाता है। सीमेंट तथा बालू से तैयार किया गया मिश्रण क्या कहलाता है? मोटार कहलाता है। सीमेंट और बालू से तैयार किया गया मिश्रण मोटार कहलाता है। भट्टी से प्राप्त सीमेंट के क्लिंकर में कितना प्रतिशत जिप्सम होता है? 5 से 10%। नहीं सॉरी, हाँ 2 से 5% जिप्सम प्रतिशत मिलाया जाता है। 2 से 5%, 2 से 5%। भवनों के निर्माण में होने वाला, उपयोग होने वाला कंक्रीट, कंक्रीट की बात करें तो इसमें बालू सीमेंट और पत्थर, बालू सीमेंट और पत्थर, बालू सीमेंट और पत्थर। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो चूना पत्थर तथा मृत्तिका। मृत्तिका का मतलब यहां चिकनी मिट्टी से है, मृत्तिका का मतलब चिकनी मिट्टी से है। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी के मिश्रण को भट्टी में कितने ताप तक गर्म किया जाता है? 1773 केल्विन। कांच के भट्टी का ताप 1673, मतलब कांच के भट्टी के बारे में बात कर रहे थे। 2 भट्टी के बारे में बताए थे ना। पित्तल
किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता, कलरलेस हो जाता, वह हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल के साथ सीमेंट को मिलाने पर यह जल अवशोषित कर कुछ समय बाद कठोर ठोस में बदल जाता है, इसे सीमेंट का जमना कहते हैं। बिल्कुल सही है। सीमेंट का जमना एक जलयोजन प्रक्रिया है। बिल्कुल, जो सीमेंट में जल मिलाने पर सीमेंट कुछ देर के बाद जम गया तो ये जलयोजन, हाइड्रेशन प्रोसेस है। दोनों कथन क्या है? सही है। पोर्टलैंड सीमेंट कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण है। याद रखिएगा कि सीमेंट में कोई भी कंपाउंड होगा किसका? कैल्शियम का। फेरस का नहीं होगा, सोडियम का नहीं होगा, होगा तो कैल्शियम का। डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इन सब का मिश्रण है आपका सीमेंट। सामान्य कांच का निम्नलिखित में किस रासायनिक सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो यहां पर देखिए 6 छूट गया है, यहां 6 दे दीजिएगा तब आंसर सही हो जाएगा। तो कांच का कोई फार्मूला नहीं होता क्योंकि कांच भी मिश्रण है। फिर भी कांच को Na2CO6SiO2 के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, कांच में प्रयुक्त होने वाला कच्चा पदार्थ। तो कांच में प्रयुक्त होने वाला कच्चा पदार्थ सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बालू तीनों है। तीनों का इस्तेमाल करते हैं, तीनों का इस्तेमाल करते हैं। तो कांच में प्रयुक्त होने वाला कच्चा पदार्थ सोडियम कार्बोनेट भी है, कैल्शियम कार्बोनेट भी है, बालू भी है। कांच निर्माण हेतु सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट तथा बालू के तैयार किए गए मिश्रण को क्या कहते हैं? बैच। और हेमाटाइट में चूना पत्थर कोक मिलाकर मिश्रण तैयार किया तो उसे क्या कहते हैं? चार्ज। कांच के निर्माण हेतु कितना? 1673 केल्विन। कांच के भट्टी का ताप 1673। कांच किसका मिश्रण है? कैल्शियम सिलिकेट तथा सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट और इसी का नाम मिश्रण है। भट्टी से यही दोनों निकला था। कांच तैयार करने वाले भट्टी से कौन गैस बाहर निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कांच तैयार करने वाले भट्टी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अगला, भट्टी से प्राप्त कांच द्रव रूप में प्राप्त होता है, जिसमें कांच की विभिन्न वस्तुओं को निर्मित कर फिर उसका शीतलन किया जाता है। बिल्कुल सही है। भट्टी से जो लिक्विड कांच निकलता है, उस लिक्विड कांच से विभिन्न प्रकार के कांच के उपकरण, बर्तन तैयार कर फिर उसे ठंडा किया जाता है। पहला कथन सही है। भट्टी से प्राप्त द्रव कांच को पहले शीतलन कर फिर उससे कांच की विभिन्न वस्तुएं निर्मित, यह संभव है। कांच को ठंडा कर उसका बर्तन बनाइएगा, नहीं, ये गलत है। केवल एक सही है। अगर पहला कथन है कि अगर कांच का शीतलन तीव्र गति से, यानी कांच भट्टी से प्राप्त लिक्विड कांच को अगर तेजी से ठंडा किया जाए तो कांच निर्मित वस्तुएं भंगुर हो जाएगी। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। अगर कांच का शीतलन मध्यम गति से कराया जाए तो कांच निर्मित वस्तु अपारदर्शी हो जाएगी। बिल्कुल यह भी सही है।
कांच निर्मित वस्तुओं को मध्यम एवं एक समान गति से शीतलन कराया जाता है। इस प्रक्रिया को अनिलीकरण कहते हैं। बिल्कुल सही है, तीनों कथन सही है। निम्नलिखित में किस कांच को मृदु कांच कहा जाता है? सोडा कांच को। सोडा कांच सबसे निम्न कोटि का कांच है, सबसे निम्न कोटि का। 393 एक लड़का का छूट गया है। 393 का आंसर बोल दीजिए ना कोई। 393 का, हाँ चलिए ए। निम्नलिखित में कौन सोडा कांच का गुण नहीं है? कौन सोडा कांच का गुण? यह सबसे सस्ता तथा सर्वनिष्ठ कांच है तथा यह भंगुर होता है। बिल्कुल सही है। ताप में एकाएक परिवर्तन के फलस्वरूप इस कांच में दरारें पड़ जाती है। बिल्कुल यह भी सही है। यह रासायनिक पदार्थों से सुगमता पूर्वक प्रभावित हो जाता है। बिल्कुल यह भी सही है। यह कांच अद्भुत झिलमिलाहट उत्पन्न करता है। सोडा कांच के विषय में यह गलत है। अद्भुत झिलमिलाहट उत्पन्न करने वाला जो कांच है वो सीसा क्रिस्टल कांच है। सीसा क्रिस्टल कांच, सीसा क्रिस्टल कांच। कठोर कांच के संबंध में कौन सा सही है? कठोर कांच के संबंध में कौन सा सही है? यह कांच पोटेशियम कार्बोनेट तथा चूना पत्थर को संगलित करके बनाया जाता है। संगलित मतलब मिला करके बनाया जाता है। बिल्कुल। कठोर कांच का एक मुख्य अवयव पोटेशियम कार्बोनेट है। बिल्कुल सही है। यह कांच अम्ल के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है। बिल्कुल सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। निम्नलिखित में किस कांच का अपवर्तनांक काफी अधिक होता है जिससे यह आकर्षक झिलमिलाहट उत्पन्न करती है? तो ये कौन है? सीसा क्रिस्टल कांच है। सीसा क्रिस्टल कांच। सीसा क्रिस्टल कांच, सीसा क्रिस्टल कांच निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो सीसा क्रिस्टल का, हाँ, पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और बालू। पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और बालू। पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और बालू। निम्नलिखित में किस कांच को बोरोसिलिकेट कांच कहते हैं? पायरेक्स कांच को। पायरेक्स कांच का पायरेक्स कांच का एक अवयव बोरेक्स है। पायरेक्स कांच का एक अवयव बोरेक्स है जिसके कारण पायरेक्स कांच को बोरोसिलिकेट कांच कहते हैं। और इस कांच की खासियत आपको पता ही है, बहुत ज्यादा उष्मा सहन करने योग्य होता है। प्रयोगशाला उपकरण, फार्मास्यूटिकल पात्र आदि का निर्माण किस कांच से किया जाता है? पायरेक्स कांच से। निम्नलिखित में किस कांच की रासायनिक चिर अस्थायित्व तथा तापीय प्रघात प्रतिरोधक अधिक होता है? ये पायरेक्स कांच का मतलब हुआ कि ड्यूरेबिलिटी, मजबूती, थर्मल शॉक रेसिस्टेंट, बहुत अधिक उष्मा को सह सकने योग्य वाला पायरेक्स कांच। चश्मा दूरदर्शी कैमरा एवं चश्मा सूक्ष्मदर्शी कैमरा एवं दूरदर्शियों के लेंसों का उत्पादन प्रकाशीय कांच से, ऑप्टिकल कांच से किया जाता है। ऑप्टिकल कांच से किया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण फोटोक्रोमिक कांच धूप में स्वतः काला हो जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड, दोनों के कारण। सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर। पीछे मंदिरा का है। हमको तो लगा क्या हो गया। अरे हल्ला मत करिए। पायरेक्स कांच, पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए, पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? बोरेक्स। बोरेक्स सोडियम का कंपाउंड है। बोरेक्स किसका कंपाउंड है? सोडियम का कंपाउंड है। सोडियम मिलाया जाता है। सोडियम का कंपाउंड। अब फॉर्मूला
है हल्ला क्या कर रहे जी? N2B4O7 10H2 यही बोरेक्स का है। तो पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए उसमें बोरेक्स का योगदान है। बोरेक्स की उपस्थिति के कारण ही पायरेक्स कांच उष्मा सहन शक्ति योग्य बनता है। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किसका कांच? रेशा कांच। निम्नलिखित में कौन सा कांच अद्भुत उष्मारोधी? अद्भुत उष्मारोधी का बात करें ना तो ये क्या है? हाँ, इस कांच को बनाने के लिए भट्ठी से जो लिक्विड कांच निकलता है उसे प्लेटिनम के बर्तन में बने छोटे छोटे छिद्र से सीधे खींचा जाता है। इसे एकदम पतले पतले कांच के रेशे प्राप्त होते हैं। उसे क्या कहते? कांच उल कहते हैं। प्रकाशिक कांच बनाने के लिए निम्नलिखित में प्रकाशिक कांच बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? फ्लिंट कांच का। किसका? फ्लिंट कांच का। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में भी किसका ये इस्तेमाल होता है? फ्लिंट कांच का इस्तेमाल होता है। फ्लिंट कांच का। अतिशीतित द्रव कौन है? कांच। अतिशीतित द्रव क्यों है? हाइड्रोफ्लोरिक कांच। हाइड्रोफ्लोरिक है, गजब स्थिति कहते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल ये ऐसा अम्ल है जिससे कांच पर लिखावट की जाती है। जिससे कांच पर एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि कांच पर लिखने के लिए कौन से एसिड का इस्तेमाल किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक का इस्तेमाल किया जाता है। और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच पर जो लिखावट करता है वो कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके। चलिए हो गया। चलिए, चैप्टर तो बहुत बड़ा था और काफी ज्यादा, ध्यान दीजिए, हल्ला मत करिए। अगला चैप्टर भी बहुत बड़ा है तो लंबा चलेगा और ध्यान दीजिएगा, ऐ बातों को सुनिएगा ना हो। गजब। अगला चैप्टर भी बहुत बड़ा है और ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री में यही 3 चैप्टर को पढ़ने में समय लगता है। तो अलबलाइएगा नहीं कि इतना लंबा समय काहे लग रहा है। चैप्टर बड़ा है, प्रश्न देख रहे हैं कितना है, इसलिए पढ़ने में लंबा समय लगेगा ही लगेगा। अब आइए अगले क्लास से नए चैप्टर नॉन मेटल की शुरुआत करेंगे। चलिएगा, 417 का पूछ रहे हैं कुछ लोग। 417 340 340 339 भी कुछ लोग कह रहे हैं। तो 340 339 आराम से निकलिए। 340 415 415 ऑनलाइन वाले जो है आंसर देते जाएगा जिनका छूट गया है। 415 ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।